आपको मतलब पीछे से मोमेंटम तो लाना पड़ेगा बेटा, यदि अब कनेक्ट करना है तो। अब कनेक्ट करना है तो पीछे से मोमेंटम लाना पड़ेगा, ये पहली शर्त है। पहली शर्त है कि एटलीस्ट जब तक वो चैप्टर चल रहा है वो तो पीछे का ना भूलो। ठीक, तो मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता दिए थे। आज एक टॉपिक पढ़ाना है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पास्ट में एक बार आ भी चुका है क्वेश्चन, वो है फेलियर्स ऑफ वेव थ्योरी। फेलियर्स ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब हर जगह फेल नहीं है ये, वेव थ्योरी बिल्कुल फेल थोड़ी नहीं है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन तो इसी से एक्सप्लेन हुए थे, लेकिन फेलियर ऑफ वेव थ्योरी इन एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, तो एक पैरा है एनसीईआरटी का, वो मैं पढ़ा दूंगा, नोट्स में वही पैरा लिख रहा है एज इट इज, जो एनसीईआरटी में है वही लिख रहा है एज इट इज। लेकिन मैं पहले यहां समझा लेता हूं वो कौन कौन से फीचर्स थे कि यदि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी के चश्मे से देखें, यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी के चश्मे से देखें तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हालांकि पार्शियल जवाब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नहीं दोबारा। आपको ध्यान है ये ग्राफ आया था, ठीक है। अच्छा, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड में, ये बताओ इस ग्राफ में क्या चीज कांस्टेंट है, तो क्या चीज वेरी करी गई है। तो क्वेश्चन, इसमें फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा गया था और इंटेंसिटी को धीमे धीमे बढ़ाया, मतलब वेरी किया था। इसमें जो सबसे ऊपर वाली इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। इस ग्राफ में स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम आया था। एक ग्राफ ये था, एक ग्राफ ये था, ये भी था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले इजेक्शन ही नहीं होते थे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले इजेक्शन होते ही नहीं थे, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, यहाँ पे। उसके बाद आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर बढ़ना चालू हुआ। बाकी अब देखिए, यदि हम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी बात करें, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी बात करें, तो वेव थ्योरी हमें पता है क्या बोलेगी। वो ये बोलेगी जब किसी, जैसे हम ईएम वेव डाल रहे हैं, लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है, लाइट डाल रहे हैं, तो जब किसी वेव का हम एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं तो उसका इंटेंसिटी भी बढ़ती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर टाइम्स, और इंटेंसिटी एनर्जी के भी प्रोपोर्शनल होती है, तो एनर्जी भी बढ़ती है। मतलब ये जो एम्पलीट्यूड वाला फैक्टर है वो हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये मैंने वर्ड इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि मैं जो एनसीईआरटी का पैरा पढ़ाऊंगा उसमें ये वर्ड भी थोड़ा दे रखा है। लेकिन हाँ, ये बात हमने पढ़ी थी कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी होती है इंटेंसिटी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, पढ़ तो चुके हैं ये भी। तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, तो जब ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा बढ़ेगी, है ना। तो फिर हम ये माने ना, ये जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई वी नॉट, तो वी नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई। तो जब, फिर से सुनो, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, ये वेव थ्योरी देख लीजिए, वेव थ्योरी। तो जब एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज देन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। लेकिन जब हम ग्राफ देख रहे हैं तो हम इंटेंसिटी पे इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहे हैं, इंटेंसिटी पे इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बढ़ ही नहीं रहा। और मैंने मीम भी भेजा था जिसमें जिमी शेरगिल भाई साहब कह रहे थे कि हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना, इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल बने बैठे थे वो। तो वही समझिए, कुछ कभी कभी कुछ चीजें मीम से समय चेंज हो चुका है, उससे ध्यान में रहे आपको। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए, वेव थ्योरी कह रही है ये कि इंटेंसिटी बढ़ा के स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए या काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, इंटेंसिटी बढ़ा के स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा दिख तो नहीं रहा ना है यहाँ पे, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा तो नहीं ना। तो पहला फेलियर हम पढ़ क्या रहे हैं, फेलियर। दूसरा, जब एनर्जी का डिपार्टमेंट इंटेंसिटी के पास आ ही गया है ना, एनर्जी का डिपार्टमेंट इंटेंसिटी के पास आ गया है, तो ये डायलॉग क्यों उठ रहे हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, ये शब्द, ये मांग क्यों उठ रही है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमने एक चीज देखी, जब तक इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी थी इजेक्शन हो ही नहीं रहे थे, इजेक्शन हो ही नहीं रहे थे, और फिर जैसे ये फ्रीक्वेंसी इससे बढ़ी या ये फ्रीक्वेंसी आई, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। तो यार ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो न्यू नॉट है, इसका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए ना यार। जब कोई भी इंटेंसिटी, जब इंटेंसिटी, सॉरी, एनर्जी का डिपार्टमेंट इंटेंसिटी के पास है और हम उस इलेक्ट्रॉन से कह रहे हैं तुझे एनर्जी चाहिए ना, हम दे देंगे, हम इंटेंसिटी के थ्रू दे देंगे, है ना, तू मुंह बंद रख अपना, है ना। तो यदि एक सफिशिएंट इंटेंसिटी डाल दी जाए तो इलेक्ट्रॉन तो निकलना चाहिए, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। और तीसरी और लास्ट बात समझना, मैं थोड़ा सस्ता करके पढ़ता हूँ,
हमने जो चौथी ऑब्जर्वेशन देखी थी, जो ग्राफ में नहीं थी, जो चौथी ऑब्जर्वेशन थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का चौथा लॉ, कि ये तुरंत हो रहा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुरंत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस थी, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस थी। फोटोन के आते ही विद इन 10⁻⁻⁸ सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलता था, है ना। अब देखिए वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मान लो ये कोई मेटल सरफेस है ना, मेटल सरफेस है, और एक बीम आई या वेव फ्रंट आया या बीम आई। वेव फ्रंट या बीम किसी स्पेसिफिक एरिया पे पड़ता है ना भाई। जब आप कोई बीम डालोगे तो किसी एक एरिया को इल्यूमिनेट करेगा, उस एरिया में जा रहा होगा। मानो इस मेटल सरफेस के इतने एरिया पे ये लाइट पड़ रही है, इतने एरिया पर, तो पता है माना ये लाइट आ रही है 50 जूल पर सेकंड की रफ्तार से। पर अब मैंने पर सेकंड क्यों डाला, जैसे सपोज करो जब तुम शावर से पानी डाल रहे हो, शावर से पानी दे रहे हो, तो उसमें जब तक आप शावर ऑन रखोगे जब तक पानी निकलता ही रहेगा ना, निकलता ही रहेगा ना। जैसे सपोज करो उसमें से 100 ml पानी निकल रहा है शावर में से, जिससे शावर से पानी देते हैं ना क्यारियों में। कभी कभी एक बर्तन सा होता है उसमें शावर होती है, टेढ़ा कर देते हैं, क्यारियों में पानी दे रहे होते हैं। तो उसको जब तक आप टेढ़ा रखोगे, मान लो 100 ml पर सेकंड निकल रहा है, तो क्या बोलोगे 100 ml पर सेकंड, 100 ml पर सेकंड, 100 ml पर सेकंड निकलती रहेगा 100 ml पर सेकंड। तो मैंने इस बीम की एनर्जी लिख दी 50 जूल पर सेकंड, मतलब हर सेकंड 50 जूल एनर्जी आ रही है, फिर अगले सेकंड 50 जूल और रहेगी, फिर अगले सेकंड ये 50 जूल आती रहेगी एनर्जी। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एनर्जी वेव फ्रंट के रूप में चलती है ना, कंटिन्यूअस एनर्जी चलती है ना, शावर के रूप में चलती है। तो ये एनर्जी इन पूरे एरिया पे गई होगी, और इस पूरे एरिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो मैं छोटे छोटे डॉट दिखा रहा हूं इन्हें इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, इन सभी इलेक्ट्रॉनों पे गई होगी बोलो ये एनर्जी। अब चलो ऐसे समझो कि यदि सर्दियां बहुत है, हम धूप सेकने पूरी फैमिली बाहर आ जाएगा, छत पे पहुंच जाए, तो वो जो धूप आ रही है वो पूरी फैमिली पे आ रही है ना, जितने भी लोग हैं वहां पे वो धूप सेक रहे हैं, तो वैसे ही ये सारे इलेक्ट्रॉन इस धूप को सेक रहे होंगे। अब ये जो एनर्जी आई है 50 जूल पर सेकंड, इट डज नॉट गो टू अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे नहीं जा रही, ये उन सभी इलेक्ट्रॉनों पे जा रही है जो उसके क्या कहते हैं इल्यूमिनेटेड पोर्शन में है। थोड़ा कैलकुलेशन इजी रखने के लिए मैं ये मान लेता हूं ये 50 इलेक्ट्रॉन है, इतने एरिया में होंगे तो बहुत सारे होंगे, 50 इलेक्ट्रॉन मान लिए मैंने। तो अब आप बताओ ये जो इंसिडेंट एनर्जी है वो डज नॉट गो टू, अच्छा जब तुम शावर से जब पानी देते हो तो किसी एक पॉइंट पे जाता है या एक एरिया पे जाता है? वो जो 100 ml पर सेकंड जा रहा है वो किसी एक पॉइंट पे नहीं जा रहा, वो एक एरिया पे जा रहा है ना, एक पॉइंट पे नहीं जा रहा, वो एक एरिया पे जा रहा है। ठीक, तो अब सुनिए ये 50 इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है इस एरिया में यूं। तो अब धीमे धीमे बोलूंगा, मैंने डाटा भी इजी लिए है, कोशिश की है समझाने की। 50 जूल पर सेकंड बीम में एनर्जी आ रही है ये बीम, और 50 इलेक्ट्रॉन उस धूप को सेक रहे हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन के हिस्से में ये प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, तो पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी आएगी 1 जूल पर सेकंड। होपफुली आप समझ गए होंगे, 50 जूल पर सेकंड एनर्जी आ रही है और वो प्रॉपर्टी के 50 टुकड़े कर दो, हर इलेक्ट्रॉन में 1 जूल पर सेकंड एनर्जी एक्यूमुलेट कर रहा है। अच्छा ये एक्यूमुलेट वर्ड क्यों मैंने यूज किया, क्योंकि यदि मान लो मैंने शावर जिसमें से 100 ml पर सेकंड पानी निकल रहा है, 100 ml, तो यदि मैं शावर को ऑन रखता हूं तो जमीन पे 100 ml पानी एक्यूमुलेट हो चुका होगा। 2 सेकंड ऑन रखता हूं तो 200 ml पानी गिर चुका होगा वहां पर। 3 सेकंड ऑन रखता हूं तो 300 ml पानी नीचे आ चुका होगा, 300 ml पानी एक्यूमुलेट हो चुका होगा ना। मान लो इसका वर्क फंक्शन इमेजिन कर लो 5 जूल है, मतलब द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो आराम से तसल्ली से खेलते हैं, बताना यदि 50 जूल पर सेकंड एनर्जी आ रही है, 50 इलेक्ट्रॉन उसको एक्यूमुलेट 50 इलेक्ट्रॉनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन कितनी आई 1 जूल पर सेकंड। तो 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी 2 जूल, 3 सेकंड में कितनी इकट्ठी हो चुकी होगी 3 जूल। भाई 1 जूल पर सेकंड आ रही है ना, मैंने जानबूझ के डाटा इजी निकाले, हर सेकंड 1 जूल एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। तो 5 सेकंड में 5 जूल एनर्जी एक्यूमुलेट हो जानी चाहिए ना, 5 जूल तो एटलीस्ट 5 सेकंड तो लगने चाहिए ना इलेक्ट्रॉन को निकलने में। भाई अभी पहले सेकंड एनर्जी आई है 1 जूल, फिर अगले सेकंड तक आते आते एक्यूमुलेट हो गई 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 5 जूल। तो मैंने जो अपने रफ डाटा लिए उस हिसाब से एटलीस्ट हर इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम 5 सेकंड तो चाहिए ना।
पहले वो उतनी एनर्जी एक्यूमुलेट करेगा। और सुनिए, ये 5 सेकंड तो एक रफ डाटा है। यदि मैं एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लूं जो बहुत ज्यादा होंगे, सच में बहुत ज्यादा होंगे, 50 थोड़ी नहीं होंगे, और एनर्जी 50 जूल नहीं होगी, कुछ ईवी में होगी, कुछ ई में। तो ये कैलकुलेशन कहती है आवर्स में निकलेगा इलेक्ट्रॉन। यदि हम वेव थ्योरी की कैलकुलेशन लगाए ना, तो मैंने तो तब भी 5 सेकंड निकाल के रहम खा लिया है, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन 5 सेकंड नहीं, आवर्स में आएगी। यानी इलेक्ट्रॉन को आवर्स लगने चाहिए निकलने में, जबकि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल रहा था। यानी वेव थ्योरी ना तो ये सेटिस्फाई कर पा रही, ना ये ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन कर पा रही है ना ये एक्सप्लेन कर पा रही। और फिर एक और चीज, 5 सेकंड हमारे हिसाब से, चलो 5 सेकंड तो लग रहे हैं ना, और उस 5 सेकंड के बाद ये सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाने चाहिए, सारे जितने भी इल्यूमिनेटेड पोर्शन में, क्योंकि सब बस्ट हो जाएंगे, सबको उनके मतलब की एनर्जी मिल गई। आया समझ में ये चीज? तब बेटा आइंस्टीन ने इस थ्योरी को कैसे डेवलप किया कि यार यदि मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसका मतलब एनर्जी का डिपार्टमेंट फ्रीक्वेंसी के पास होगा, क्योंकि तुम फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं बढ़ा रहे, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे, एनर्जी का डिपार्टमेंट पक्का फ्रीक्वेंसी के पास होगा। दूसरी चीज, उन्होंने कैसे गैस किया कि एनर्जी पैकेट के रूप में आ रही होगी? गैस ही था बेटा, उनने कौन सा देख लिया था? उन्होंने एक आइडिया लगाया। देखना सब लोग, सुनना, इमेजिन करो, एक इमेजिनरी एग्जांपल जनरेट कर रहा हूं। मैंने एक क्यारी लगाई, गमला मतलब क्यारी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। उसमें कुछ बीज बो दिए, बीज, सीड्स, ठीक। अब इमेजिन करो, हर बीज को 250 ml पानी चाहिए, 250 ml पानी चाहिए। और एक इमेजिनेशन दे रहा हूं, वो ये कह रहा है कि तुम मुझे, हर बीज क्या कह रहा है कि तुम मुझे 250 ml पानी दे दोगे ना, तब मैं फूल बन जाऊंगा, खिल जाऊंगा, ठीक। हाँ, तो क्या कह रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कि वो बीज क्या कह रहा है मुझसे, बीज बो दिया मैंने, वो कह रहा है तुम मुझे जैसे ही 250 ml पानी दे दोगे, 250 ml होते ही मैं खिल जाऊंगा, फूल खिल जाएगा। हालांकि ऐसे नहीं होता, लेकिन मान लीजिए कि जैसे ही 250 ml फूल आएगा मैं खिल जाऊंगा, 250 ml पानी आएगा खिल जाऊंगा। अब बताना, एक शावर से मैं पानी दे रहा हूं, शावर से पानी दे रहा हूं, उसमें 100 ml पर सेकंड पानी निकल रहा है, 100 ml पर सेकंड, तो फूल खिलने तक कितना टाइम लगेगा? शावर देने से लेके फूल खिलने तक कितना टाइम लगेगा? बताइए बताइए बताइए। मैंने कैलकुलेशन इजी दी है, 100 ml पर सेकंड पानी निकल रहा है, 100 ml, और उसको 250 ml पानी पहुंच जाएगा ना, तो ही खिल जाएगा, है ना। एक ही फूल पे, मैं एक ही बीज पे दे रहा हूं अभी, इमेजिन करो वो पानी एक ही बीज पे जा रहा है, इमेजिन करो एक ही बीज पे जा रहा है वो सारा पानी। हाँ, तो 2.5 सेकंड लगे ना, सारा पानी एक ही बीज पे जा रहा है, तो एटलीस्ट उस फूल को खिलने में 2.5 सेकंड लगेंगे। ये तो हो गई वेव थ्योरी, जिसमें शावर के थ्रू एनर्जी कंटिन्यूअसली चलती है। काफी लोगों ने आंसर दिए, ठीक दिए, 2.5 सेकंड 2.5 सेकंड। अब सुनो, अब आइंस्टीन ने क्या कहा, सोचा ये साला फूल तो 2.5 सेकंड भी नहीं ले रहा खिलने में, ये तो तुरंत निकल जाता है, खिल जाता है, पानी डालते ही तुरंत खिल जाता है, यदि सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो उन्होंने, अब आप दूसरा अंदाज से सोचिए, हो सकता है एनर्जी शावर से नहीं आ रही हो। आप बैलून बनाइए होली के, जो भिगाते हो ना, फेंक फेंक के मारते हो, सब में 250 ml या 250 ml से ज्यादा पानी भर लीजिए, 250 या 250 ml से ज्यादा पानी भर लीजिए। भर लिया 250 ml या 250 ml, 300 ml के मान लो, 250 ml के मान लो, 300 ml मान लेता हूं। अब सुनना, यदि मैं गुब्बारा एक झटके में फोड़ दूं फूल पे, बीज पे, अब उसे कितनी देर लगेगी खिलने में? उसे कितनी देर लगेगी खिलने में? मैंने वो गुब्बारा फेंक के मार दिया, पटाख, उसको कोई इंस्टेंटेनियस प्रोसेस हो जाएगी ना। अरे ये प्रोसेस, ये टाइम कोई कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस हो जाएगी। तो ऐसे उन्होंने गैस किया कि फॉर अ प्रोसेस टू बी इंस्टेंटेनियस, एनर्जी शावर या कंटिन्यूटी में नहीं आ रही होगी, पैकेट के रूप में आती होगी और एक बार में बस्ट हो जाती होगी। हाँ, मार फूल वो गुब्बारा मारते ही खिल जाएगा। यानी ऐसे उन्होंने गैस किया, मतलब ऑब्जर्वेशन से ये थ्योरी डेवलप की उन्होंने, आइंस्टीन ने, तो पक्का एनर्जी पैकेट के रूप में आई होगी। और सुनिए, जैसे मेरे पास एक ईंट का टुकड़ा है, ईंट छोटा सा, और भीड़ में फेंक के मार दूं पैकेट में, मतलब जो ईंट है वो एक पैकेट ही तो होगी एक तरीके से, भीड़ में फेंक के मार दूं तो सबका सर फूटेगा क्या? जिसके सिर पे लगेगी वो फूटेगी, है ना। धूप तो चलो सब पे आ रही है, वो वेव थ्योरी है, लेकिन यदि कहीं से ऊपर से ईंट गिर जाए तो सबका सर नहीं फूटेगा ना,
जिसके सर पे लगेगा वो फूटेगा। इसलिए जो फोटोन है ये पैकेट के रूप में आते होंगे और बहुत छोटे छोटे होते होंगे, इलेक्ट्रॉन जैसे साइज के होते होंगे। जिस इलेक्ट्रॉन पे फटता होगा वही इलेक्ट्रॉन निकलता होगा। अब समझ में आ गया या नहीं आ गया कि जो चीजें वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकती वो चीजें आइंस्टीन द्वारा डेवलप की गई नई थ्योरी से हर चीज एक्सप्लेन हो रही है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? फेलियर समझ में आ गया? मैं एक बार पैरा पढ़ दूंगा, मतलब है ना, पैरा पढ़ दूं। पैरा, नाइस एग्जाम्पल, ओके थैंक यू। वैसे ये पैरा मैं पढ़ देता हूं, ठीक, और अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना, लिख लेना। पेज नंबर 393 है, पेज नंबर 393, उस पर एक हेडिंग मिलेगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव थ्योरी को आपस में देखते हैं। इसमें एक और हेडिंग डाल सकते हो, जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी होगी और वो बच्चा मुझसे ही पढ़ा है तो एक हेडिंग और डल रही होगी, ये वाली, फेलियर्स ऑफ वेव थ्योरी इन एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैं सेकंड पैरा पढ़ रहा हूं। अकॉर्डिंग टू वेव पिक्चर ऑफ लाइट, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट सरफेस ऑफ मेटल ओवर विच द बीम ऑफ रेडिएशन फॉल, जितने एरिया पर लाइट पड़ेगी, एब्जॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूअसली, वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडी। देखो एक बार बताओ, जब धूप पड़ती है तो कंटिन्यूअसली पड़ती है, और जब ओले पड़ते हैं तो वो कंटिन्यूअस नहीं होते, टक 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 करके पड़ते हैं वो, है ना, ऐसे समझ लीजिए। तो धूप जैसे पड़ती है वो कंटिन्यूअस हो गई, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। द ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन द ग्रेटर आर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ईएम वेव होती है ना, तो उसने एम्पलीट्यूड वाला डायलॉग बेवजह दे दिया है। ईएम वेव भी होती है लाइट, ठीक है, तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, और कॉन्सिक्वेंटली जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। द ग्रेटर शुड बी द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। अब आगे क्या लिख रहा है? इन दिस पिक्चर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस इज देन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। मैंने यही तो लिखा है, तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि इंटेंसिटी बढ़ के काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा ना, क्योंकि यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता। यहां तो एक ही हो रहा है, ये चीज हो गई। दूसरी चीज आगे क्या लिखा हुआ है? ऑल्सो नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज। यार फ्रीक्वेंसी का तो कोई मैटर ही नहीं आना चाहिए ना, जब एनर्जी का डिपार्टमेंट इंटेंसिटी के पास है। तो अ सफिशिएंट इंटेंस बीम फॉर अ सफिशिएंट टाइम should be able to impart enough energy to the electron so that they exceed the minimum energy needed to escape from the metal surface। अब इस डायलॉग को एक बार फिर से समझाता हूं। यदि कोई भी इंटेंसिटी सफिशिएंट टाइम के लिए आ जाए, एक बात बताइए, इसका वर्क फंक्शन 5 जूल है, ये 50 इलेक्ट्रॉन थे, माना 50 जूल पर सेकंड आ रही है। इस थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को निकलने में कितना टाइम लग रहा है बताना? इस थ्योरी के हिसाब से वेव चश्मे से कितना टाइम लग रहा है? इलेक्ट्रॉन को निकलने में कितना लगना चाहिए? वो आवर फावर को चूल्हे में जाने दो, 50 जूल पर सेकंड 50 इलेक्ट्रॉनों पे पड़ जाए, वर्क फंक्शन 5 जूल है। अरे अभी तो बताया था, हाँ, तो 5 सेकंड लगने चाहिए ना, क्योंकि पर इलेक्ट्रॉन 1 जूल पर सेकंड आ रही है ना, तो 5 सेकंड लगेंगे उस एनर्जी को एक्यूमुलेट करने में। ठीक है, अब आप दोबारा सोचिए, मान लो 50 जूल एनर्जी नहीं आ रही, 25 जूल आ रही है पर सेकंड, बाकी कोई सारे डाटा एज इट इज है। तो जब 25 जूल पर सेकंड आएगी, वर्क फंक्शन 5 जूल है और 50 इलेक्ट्रॉन चूसेंगे एनर्जी, तो 0.5 जूल पर सेकंड। अब 10 सेकंड लग जाएंगे, निकलेगा तो सही ना भाई। यदि ये एनर्जी आधी होगी तो टाइम दुगना लग जाएगा। जो एनर्जी 50 जूल पर सेकंड आ रही थी, यदि वो 25 जूल पर सेकंड आने लग जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ना, बस होगा क्या, 5 की बजाय 10 सेकंड ले लेगा। मान लो 25 जूल की बजाय इमेजिन करो 1 जूल पर सेकंड आ जाए, तो 1 जूल पर सेकंड ही आने लग जाए, तो लगाइए 1 जूल पर सेकंड, तो 50 इलेक्ट्रॉन पे जाएगी, तो निकल तो जाएगा ही ना। तो वो यही डायलॉग कह रहा है कि यदि हम एक सफिशिएंट इंटेंसिटी की बीम फॉर अ सफिशिएंट टाइम डाल दें, जितना उसे चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो। यदि हम इंटेंसिटी को टारगेट करें, एनर्जी डालते रहे, बताना उस सावर से 100 ml पानी डालता रहूं मैं, और यदि वो यूं कह दे कि मुझे तो 10 लीटर पानी चाहिए, तो कोई नहीं, 100 ml डालते रहो, कभी तो 10 लीटर इकट्ठा होगा। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो व्हाट एवर बी द फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन तो निकलना चाहिए हर इंटेंसिटी पर,
है ना, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। तो वो यही कह रहा है, मैं लाइन पढ़ दूं दोबारा, कहा गया ऑल्सो नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज, अ सफिशिएंटली इंटेंस बीम, अ सफिशिएंटली इंटेंस बीम, कहा गया आगे, ऑफ द रेडिएशन ओवर अ सफिशिएंट टाइम शुड बी एबल टू इम्पार्ट एनफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन so that they exceed the minimum energy needed to escape from the metal surface। डालते रहो इंटेंसिटी, फिर तो एक्सीड कर ही जाएगी। A threshold frequency therefore should not exist। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, these expectation of wave theory are directly contradict to observation first second third। ये ऑब्जर्वेशन वही थे जो कल हमने ग्राफ में देखे थे। एक भी थ्योरी उसकी फिट नहीं हो रही, जो दिख रहा है वो कुछ और बोल रही है, दिख कुछ और रहा है, वो कुछ और बोल रही है, कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है, दिख कुछ और रहा है। और लास्ट पैरा, फर्दर वी शुड नोट दैट, ये वाला है, in wave picture the absorption of energy by electron takes place continuously over the entire wavefront of radiation since a large number of electrons। अब ये जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट में जो भी एनर्जी होगी वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा। since the large number of electrons absorb energy, कॉमा लगा के देखिए क्या बोल रहा है, द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड पर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम टर्न्स आउट टू बी स्मॉल। तभी मैंने एक वर्ड निकलवाया था ना, एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, फिर तो वो और कम हो जाएगी, है ना। तो एक्सप्लिसिट कैलकुलेशन एस्टिमेट दैट इट कैन टेक्स आवर्स और मोर फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन टू पिक अप सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम द वर्क फंक्शन एंड कम आउट द मेटल। यदि हम तमीज से कैलकुलेशन करें ना, तमीज से करें, तो ये जो मैंने 5 सेकंड निकाला था, 5 सेकंड नहीं आएगा, आवर्स आएंगे। तो ये भी तो ये भी तो कंट्राडिक्शन कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन तुरंत ही निकल रहे थे ना, तुरंत ही निकल रहे थे। हाँ मैं रिकॉर्डिंग कर लूंगा बेटा, नंबर टेंशन मत लो, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं। होपफुली आपको ये फेलियर समझ में आ गया और इसे अपनी लैंग्वेज में चपेट देना, ठीक है। मेरा काम समझाने का था, वो मैंने समझा दिया, नोट्स में यही लैंग्वेज लिख रही है। ओके चलिए अब आगे बढ़िए। अब वो तो सबको पता है, इतना सारा पढ़ाता हूं तो इतना सारा ही लिख पाएंगे, यानी इतना सारा वो होता है ना। अच्छा वॉइस में ट्रिक काफी होती है, जैसे असाइनमेंट जमा करना है, कुछ करेंगे यानी बिल्कुल एंड टाइम पे, दोस्त का है नहीं यार असाइनमेंट नहीं होना, कल जमा करना है, कल जमा करना है कैसे भी। तो पहले तो कोई लड़का किसी लड़की के नोट्स लेगा, जो लड़की तमीज से यानी नोट्स बनाएगी। अब वो क्या करेगा जल्दी जल्दी में, अब उसके नोट्स में यदि 50 पेज का असाइनमेंट है लड़की का तमीज से, अब लड़का क्या करेगा जल्दी जल्दी कुछ कट पेस्ट मारेगा और उस 50 पेज के असाइनमेंट को 35 पेज 30 पेज में ले आके कर देगा। हाँ भाई दिखाना ही तो है, कॉपी दे दी उसने उसको, अब उसके पास 30 पेज का असाइनमेंट है। अब उसका जो दोस्त होगा, यार तेरा असाइनमेंट हो गया, हाँ हो गया, यार कॉपी दे मुझे खींचना है। अब जिसके पास जाएगी वो क्या सोचता है ना, 30 पेज है, एक आध पेज में कम कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। वो 30 पेज के पेज को 25 पेज का कर देता है। उसे ये तो पता नहीं कि वो मसाला कि खुराफात पहली होगी, 50 का 30 तो वो ही कर चुका है, लेकिन उसे क्या पता, उसे लगा 30 पेज का पूरा असाइनमेंट है। ऐसा होता है कि नहीं। फिर बाई चांस यदि वो असाइनमेंट फर्दर किसी ने कह दिया यार मुझे कॉपी करना है ना, वो 25 का 20 15 कर देगा। ये चीज होती है। चलिए समुंदर भर सिलेबस है ना, समुंदर भर सिलेबस, नदियां भर पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर याद रहता है, लोटा भर लिख पाते हैं, है ना। बाल्टी भर याद रहता है और लोटा भर लिख पाते हैं, और चुल्लू भर नंबर आते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, ठीक ओके। और चलो डूब के मर जाते हैं उसमें, नहीं यार। चलिए आज मैं अब सवाल कराऊंगा और कोशिश करूंगा ठोको ताली। अच्छा आपने भी सुना है, ये सब हमने भी सुना है, ओके। चलिए अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 से। पहला दूसरा तीसरा खुद ट्राई करिएगा। इस शीट के जो सवाल है वो मैं इसलिए कह रहा हूं ट्राई करना को, तो यदि आपने फर्स्ट यूनिट भी पढ़ी है तो कर जाओगे, है ना। प्रैक्टिकल में भी होता है आप लोगों के साथ। अच्छा तो पहला दूसरा तीसरा होमवर्क में बेटा नहीं हो तो मैं करा दूंगा, पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप लोग इतने कंजड़े हो। अब देखिए मैं जो सवाल करा रहा हूं उसमें एक वर्ड आएगा 1 EV। 1 EV का मतलब होता है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है 1.6 10⁻⁻⁹ जूल। 1 EV का मतलब इतने जूल होता है।
ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। इसका उल्टा भी लिख सकते हो, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल को ईवी में बदलना हो तो हम ये कन्वर्जन यूज करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है यदि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 4 eV हो, इलेक्ट्रॉन निकला फोटो सेल से, तो उस इलेक्ट्रॉन की यदि काइनेटिक एनर्जी 4 eV हो तो इसे रोकने के लिए कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो देखिए जो स्मार्ट बंदे हैं वो ऐसे सॉल्यूशन समझना, काइनेटिक एनर्जी ईवी नॉट होता है ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवी नॉट, तो ईवी नॉट काइनेटिक एनर्जी, जो स्मार्ट बंदे हैं वो तो इस ई से ही काट देना, लेकिन कंजरों का कुछ भरोसा नहीं, तो वी नॉट हो गया 4 वोल्ट। जिनको समझ में आए वो करना काम हो, जिनको नहीं समझ में आए उनके लिए बेटा तमीज से चलेंगे, वो ज्यादा बेटर है। बताना ईवी नॉट काइनेटिक एनर्जी कितनी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं, ई की वैल्यू रख रहा हूं 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19, वी नॉट की वैल्यू वी नॉट रख रहा हूं, 4 की जगह 4 रख रहा हूं, और ये 1 ईवी लिख रहा है ना, 1 ईवी में इतने जूल होते हैं, 1.6 10 टू दी पावर, तो ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी उसे जूल में कर दिया, तो वो फैक्टर वही आ गया जो ये है, ये और ये कट गया, इसलिए वी नॉट इक्वल टू 4 वोल्ट, 4 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट। अगला सवाल सेम टू सेम, दूसरा भाई है इसका, वो यदि एनर्जी 5 ईवी हो निकलने वाले की काइनेटिक एनर्जी 5 ईवी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट रहा होगा। और ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा आसान सवाल है ही इसके सवाल आसान बेटा, कोशिश करूंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मैक्सिमम सवाल आज करा दूं। 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 10 टू दी पावर 14, ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में या कट ऑफ वोल्टेज दे रखे हैं, कट ऑफ वोल्टेज बोलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। अब ग्राफ दे रखा है यहां से बिल्कुल बीचों बीच से ऐसा, ग्राफ तो ऐसे ही आना है, दुनिया के हर ग्राफ का स्लोप ही ऐसा आएगा, सबका स्लोप ऐसा आएगा सबका। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि ग्राफ को देख के ये बताइए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अब पहले तो देखना ये फ्रीक्वेंसी 1 नहीं है, 1 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज है, ये फ्रीक्वेंसी 2 नहीं है, 2 इंटू 10 टू दी पावर, यानी इन सभी नंबरों में 10 की पावर 14 मल्टीप्लाई हो रही है। अब बार बार मल्टीप्लाई करने से बचने के लिए ऐसे भी लिख देते हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो जानता है वो जानता है कि ये ग्राफ जहां से स्टार्ट होता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, यानी ये वाली जो है, यानी 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज, ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। दूसरी चीज उसने वर्क फंक्शन पूछा है, तो अब तो काम आसान हो गया, वर्क फंक्शन होता है h न्यू नॉट, तो h का और न्यू नॉट का मल्टीप्लाई करना, लेकिन ये आपका आंसर जूल में आएगा, लेकिन जूल में, क्योंकि आप इसको ऐसा यूनिट में रख रहे हो और इसको भी ऐसा यूनिट में रख रहे हो, तो आंसर जूल में आएगा। फिर आप अपना आंसर मैच कैसे करोगे, इसमें तो आंसर 1.86 ईवी दे रखा है, तो या तो इसको जूल में कन्वर्ट करके देखना आपसे मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पेपर में ये कोई शर्त नहीं होती कि आपको ईवी में ही छोड़ना है। हाँ, पेपर यदि लिखे कि ईवी में रिप्रेजेंट करो फिर तो शर्त हो जाएगी, लेकिन यदि कुछ नहीं लिखा तो आप यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन अपना आंसर चेक करने के लिए आप इसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार क्वेश्चन है, इसका स्टार क्वेश्चन भी लुल्लू क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 3 मेटल है ए बी सी, या यूं कहिए 3 सिनेमा हॉल है ना, ए बी सी, तीनों की टिकट अलग अलग है भैया, जितना प्रीमियम सिनेमा हॉल होगा उसकी टिकट भी महंगी होगी। तो वर्क फंक्शन ऑफ ए, वर्क फंक्शन ऑफ बी, वर्क फंक्शन ऑफ सी, तीनों अलग अलग है। तो ए का वर्क फंक्शन दे रखा है 5 ईवी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी का वर्क फंक्शन दे रखा है, ठीक से सुनना बेटा, आसान सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल, ऐसा कम होता है ना, आसान और इंपॉर्टेंट का कॉम्बिनेशन तो कम मिलता है ना। तो वर्क फंक्शन ऑफ बी 3.8 है और वर्क फंक्शन ऑफ सी कितना दे रखा है 2.8 ईवी, ठीक है। ये 3 अलग अलग भैया अलग अलग सिनेमा हॉल है, ये सबसे प्रीमियम सिनेमा हॉल है, इसकी टिकट सबसे महंगी है। अब क्या कह रहा है वो, हमने एक सोर्स, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस इज मेड टू बी इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ दीज एलिमेंट, मतलब एक कोई सोर्स बल्ब है, मतलब बल्ब है ऑन कर दिया, तो जैसे ही ऑन करूंगा, और ये भी दे रखा है कि ये तीनों रे
इन तीनों पे वही रेडिएशन जा रहे हैं, तीनों पर, मतलब एक कमरे में ये तीनों मेटल लग दिए और कमरे में एक ही बल्ब है, तो वो रोशनी जब तीनों पे गई तो इनके जो वेवलेंथ है, सोर्स से निकलने वाले जो रेडिएशन है उसकी जो वेवलेंथ है 4125 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, जो रेडिएशन निकल रहे हैं, तो वही रेडिएशन यहां जा रहे हैं, वहीं यहां जा रहे हैं, वहीं यहां जा रहे हैं, ये रेडिएशन तीनों पर ठीक है जा रहे हैं। अब क्या कह रहा है वो, इनमें से किसमें इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, शो इन विच केस फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी एमिटेड। तो आप पता है इसमें क्या करिए, आप ये देखिए कि बंदा कितने पैसे लेके आ रहा है, कितने पैसे लेके आ रहा है। अब उसके पैसे के कंपेरिजन में टिकट महंगी हुई तो नहीं घुस पाएगा वो। तो देखिए एक काम करते हैं, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन निकाल देते हैं। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फॉर्मूला तो एच नहीं होता है, पर इस बार फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, तो एक काम करो एच सी अपॉन लैम्डा कर लीजिए, एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार अपने हथियार चलाने चाहिए। ये 6.6 10 टू द पावर -34 सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता ही होता है, और वेवलेंथ 4125, लेकिन ध्यान रखना एंगस्ट्रॉम है, तो 10 टू द पावर -10, जो नहीं जानते वो अब जान जाओ, 1 एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर -10 मीटर होते हैं। होपफुली ये समझ में आ गया। लेकिन ये जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा ना, क्योंकि सारे डाटा आपने ऐसा ही रखे। अब टिकट आपको ईवी 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 में दे रखी है, तो एक काम करो, या तो आप इन सबको जूल में कन्वर्ट करो, पर ये स्मार्टनेस थोड़ी नहीं है, इसी को कर लो ईवी में। तो जब आप इसे ईवी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, बोलो क्या करना पड़ेगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया था क्या करना पड़ेगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई। मतलब ये बता दो मुझे, इस फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, इस फैक्टर का। हाँ जी बेटा, हर्ष बिल्कुल ठीक। सब लोग देखिए, मैं हट रहा हूं सामने से, ये है आपके सामने कन्वर्जन। तो ये जो फैक्टर है 1.6 10 की पावर -19, आप बस ये बताइए मुझे इस फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है डिवाइड, क्योंकि इन दो में से एक काम होगा। तो बेटा केले वाला मेथड जिंदाबाद ना। कुछ लोग अभी तक केले वाले मेथड की महिमा ही नहीं जान पाए, हर चीज को कठिन तरीके से सोचते हो। केवल एक ने जवाब दिया कि क्या करना है। अरे भैया देखो इधर देखिए, गंवार हो बाकी, कभी कभी लगता है कंजड़े हो, बहुत महागंजड़े हो, मतलब कोई कोर्स करके आए हो या ऐसी एफर्टलेस कंजड़े हो कि कोई कोर्स कर रहे हो इतने कंजड़ बनेगा। हाँ देखिए 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल में होते हैं 1 ईवी। 10 रुपए में इतने केले, तो 1 जूल में कितने ईवी होगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर। क्या केले वाला मेथड ऐसे नहीं खेलते थे आप, 10 रुपए के इतने केले तो 1 रुपए के इतने केले। अब मेरे पास कितने केले हैं, इतने हैं, है ना। तो अब आ रहा है आंसर, अब तो बता दो, अब तो बता दो, डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है। रहने दो, क्योंकि कंजड़ों का कोई लिमिट तो होती नहीं है, मैं कितना भी समझा लूं, उन्हें तो किसी भी लेवल पे आके कंजड़ बना करना है। एक आदमी घर से बाहर निकला, उसका केले के छिलके में पैर पड़ गया और फिसल गया। चलो किसी के साथ भी अनहोनी हो सकती है, कोई नहीं, फिसल गया। नेक्स्ट डे घर से बाहर निकला तो 2 छिलके पड़े हुए थे, है ना, 2 छिलके पड़े हुए थे। पता है क्या सोचता है बंदा, ए भगवान आज तो 2 बार फिसलना पड़ेगा, भगवान तू ऐसा क्यों है, निर्दयी क्यों है, ऐसा निर्दयी, अब तो 2 बार फिसलना पड़ेगा, ये भगवान। मतलब उसे लग रहा है ये काम होना ही होना है, है ना। चलिए, एक लड़का था राजू, है ना, केला खाए जा रहा, अच्छा कोई नहीं, हमें भी पसंद है, छील नहीं रहा था वो, छील नहीं रहा था। तो मैंने कहा भाई छील तो ले कंजड़े, छील तो ले। तो क्या कह रहा है, अरे नहीं भैया क्या छीलना, मुझे पता है इसके अंदर केला ही है, आप टेंशन मत लो, मुझे पता है, मैं कंफर्म हूं इसमें केला ही है। तो भैया कंजड़े का तो डाउट, कंजड़ा तो कहीं भी कंजड़ बना दिखा सकता है। हाँ चलिए ओके। तो इसमें डिवाइड करेंगे इस फैक्टर का, तो इसमें यदि मैं इस फैक्टर का डिवाइड कर दूं 1.6 10 की पावर -19, तो ये ईवी में आ जाएगा। स्क्रीन को, वीडियो को पॉज करके जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 3 ईवी आएगी, 3 ईवी। ये मैंने कोई स्मार्ट रामानुजम नहीं हूं, ये मेरा कैलकुलेट किया हुआ है इसलिए। अब बताइए इस वेवलेंथ की, ये जो वेवलेंथ के फोटोन है इनमें इतनी एनर्जी होती है, हर फोटोन में 3 ईवी, तो ये 3 ईवी की एनर्जी सब पे आ रही है। तो अब बताइए, पैसे तुम 3 ईवी लेके आ रहे हो, टिकट 5 ईवी की है, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा।
पैसे तुम 3 EV लेके आ रहे हो और टिकट 3.8 की है, तो बी में से भी नहीं निकलेंगे, सिर्फ सी में से ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम लेवल के क्वेश्चन है, सेम। इसमें 3 मेटल दिए ना, 8th में 2 मेटल है, बस करना तो यही पड़ेगा भाई। उसमें यदि मैं इस सवाल में से एक मेटल मिटा दूं और कहूं यही सवाल है, तो करना तो यही पड़ेगा ना। आपको अपने फोटोन की एनर्जी चेक करनी पड़ेगी, वो कितने लायक है। फिर उसके बाद 9th क्वेश्चन में भी, उसमें भी एक मेटल है बस। तो यही स्ट्रेटजी आपको लगानी है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10th, जो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th। काम करिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या कह रहा है वो, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ट्ज है, इज प्रोड्यूस बाय अ लेजर। कोई लेजर सोर्स होगी, ठीक है। द पावर एमिटेड इज, जो वो पावर एमिट कर रही है, पावर एमिटेड, सिंपली इसे पावर लिख दूंगा, वो लिख रही है कितनी, 2 × 10⁻³ वॉट। ठीक है, इस पावर की सोर्स है। तो पहला तो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू होता है ना, किसी भी फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है। h और न्यू आपको दे रखा है, h आप जानती हो, तो आंसर मैं चोरी कर लेता हूं। ठीक है, आंसर थोड़ा चोरी कर लिया है मैंने, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो आपको करना है ना। इतनी जूल एनर्जी है भाई, ये h और न्यू का, न्यू ये दे रखा है, h कांस्टेंट है, एग्जाम में मिल जाएगा, वैसे याद कर लो h और न्यू का मल्टीप्लाई करके। ये थोड़ा सा मैं इसमें बदतमीजी कर देता हूँ, 3.98 इसको 4 लिख दिया, 4 × 10⁻19 जूल। लेकिन ध्यान रखना, ये एनर्जी ऑफ ईच फोटोन होती है, एक फोटोन की, एक फोटोन की, ईच फोटोन। अब दूसरा सवाल क्या है इसका भी देखिए, तो वो ये कह रहा है कि जिस सोर्स से ये फोटोन निकल रहे हैं, यदि उस सोर्स की पावर ये है ना, तो हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय सोर्स। जैसे ये सोर्स है, मैं अच्छा प्योर फोटोन ऐसे बना देता हूं, फोटोन निकाल रहा होगा ना ये हर दिशा में ऐसे, ये डॉट 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 ऐसे बना दिए मैंने फोटोन। ठीक है, तो ये कितने फोटोन निकाल रहा होगा 1 सेकंड में, यदि ये 2 × 10⁻³ वॉट का। या सपोज करो कुछ सोर्स ऐसी होती है, जैसे जो लेजर होती है वो केवल एक ही डायरेक्शन में मारती है, तो सपोज करो, ठीक है, ये लेजर है, ये ठीक है, ये लेजर है, और इससे फोटोन ऐसे निकल रहे हैं, ये तर 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 तर, तर ऐसे निकल रहे हैं, मान लो एक ही दिशा में। क्लियर है, इन्हें फोटोन मान लीजिए, और डॉट डॉट का मतलब बहुत सारे, ये गिनती नहीं पता। माना इन टाइम टी, इन टाइम टी, यहां से लेके यहां तक टी टाइम में एन फोटोन है, ये एन फोटोन। क्लियर है, जैसी लेजर टॉर्च ऑन करी, इसने फोटोन तर 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 तर, तर निकालने लगा दिए। इन टाइम टी माने 5 सेकंड हो सकता है, तो 5 सेकंड के फोटोन, या 6 सेकंड में इतने फोटोन, तो टी टाइम में एन फोटोन, जिसमें हर फोटोन के पास इतनी एनर्जी होगी, इतनी, हर फोटोन के पास इतनी एनर्जी होगी, हर फोटोन के पास। अब देखिए उसने पूछा है ये नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड निकालिए, तो सुनिए, पावर बराबर E/T, तो एक फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी। अच्छा फॉर्मूला बड़ा फ्लेक्सिबल है, पावर एमिटेड तो एनर्जी एमिटेड, पावर डिसिपेटेड एनर्जी डिसिपेटेड। तो जब हमें यहाँ एमिटेड निकालना है, पावर एमिटेड, तो ये एनर्जी एमिटेड हो गई इन टाइम टी, टी टाइम में कितनी एनर्जी एमिट हुई, टी को टी लिखा रहने दो, एक सिंपल चीज लिखूंगा समझ में आ जाए, तो ये इस टी टाइम में कितनी एनर्जी है, क्या हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं, ये टोटल कितनी एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ फोटोन्स। सोच के देखो, ई माने ये वाली ई, एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी, ऐसे कितने फोटोन है उनका मल्टीप्लाई कर दो। ये न्यूमरेटर वाला पार्ट समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ बस। बाकी तो समझ में आना चाहिए, बाकी की मैं पूछ भी नहीं रहा हूं, नहीं आया तो नहीं आया, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। ये न्यूमरेटर वाला पार्ट समझ में आया कि टी सेकंड में इसने इतनी एनर्जी, केवल एक हर्ट्ज को समझ में आया। ये है एक फोटोन की एनर्जी, ये है एक फोटोन। अच्छा औरों को भी याद है, लेट हो गए थोड़ा जवाब देने में।
ठीक है, ये एक फोटोन की एनर्जी और ये नंबर ऑफ फोटोन। अब देखिए इस n अपॉन टी को, n अपॉन टी को, आंटी को है ना, यही रहने दीजिए। तो n अपॉन टी, इसको देखिए बस, p अपॉन ई हो गया कि नहीं हो गया? मतलब इसको p एमिटेड लिख दो चाहे p लिख दो, इस e फैक्टर को नीचे ले आओ। तो बताइए n अपॉन p की जगह 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट, और एनर्जी एमिटेड बाय 1 फोटोन, मतलब एक फोटोन की एनर्जी ये। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइए इसे क्या पढ़ोगे आप? इसको यदि कोई नाम दोगे तो नाम क्या दोगे? न्यूमरेटर में नंबर ऑफ फोटॉन्स है, डिनोमिनेटर में टाइम है, आपका डाटा ऐसा यूनिट में आएगा, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड है, यही पूछा था उसने, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 एक साथ सुनिए, 11 और 12। क्वेश्चन क्या है? हम सब जानते हैं कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ ये आता है, और न्यू नोट से सब जानते हैं, ये रट लो इसे, अब रट जाना चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ आता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि किसी एक्सपेरिमेंट में द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच का जो स्लोप आया है, वो स्लोप आया है 4.12 इंटू 10⁻⁻15। ये स्लोप आया है इस ग्राफ का। तो वो कह रहा है स्लोप के माध्यम से प्लैंक कांस्टेंट निकाल दीजिए, एच निकालिए। तो बेटा कोई बताएगा समझदार बच्चा क्या करना चाहिए? कोई समझदार बच्चा? 20 सेकंड का टाइम देता हूं, क्योंकि उनके साथ वेरी गुड प्रियांशु, अरे वाह, प्रियांशु ने जवाब दे दिया, वेरी गुड। और कोई? प्रियांशु ठीक है, नहीं हर्ष इतना लंबा नहीं सोचना था। चलिए और कोई? टिक 1 2 3 4 5, कोई नहीं। आपको ध्यान करो, इन ग्राफ के स्लोप की खास बात ये थी कि स्लोप h अपॉन ई ही आता था, याद करो। इन ग्राफों का स्लोप कांस्टेंट आता था h अपॉन ई, h अपॉन ई, h अपॉन ई यूनिवर्सल कांस्टेंट आता था, है ना, h अपॉन ई। अब e को इधर ले जाइए, तो h की वैल्यू ऐसे आप निकाल सकते हो, इंटू ई, ऐसे h निकल जाएगा। अब 12th क्वेश्चन क्या है? 12th क्वेश्चन ये कह रहा है कि ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ ऐसे खींचेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। अब आगे क्या कह रहा है? हाउ कैन द वैल्यू ऑफ एच बी डिटरमाइंड बाय दिस ग्राफ। इस ग्राफ से आप एच कैसे निकाल सकते हो? तो पहले इस ग्राफ का स्लोप निकाल, अब इस छोड़ो इसको, इस ग्राफ का आप स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकालने के 36 तरीके हैं, इस एंगल से निकाल लो, दो कोऑर्डिनेट दे रखे उनसे निकाल दो, फिर जब वो स्लोप निकल आए उस स्लोप को h अपॉन ई से कंपेयर कर देना, ई को यहां ले आना, आ गया हमारा h। बस यही लिखना है इसमें। अच्छा मैं लगे हाथ एक चीज और बता दूं, इधर देख लीजिए, नोट्स में नहीं होगी शायद, ठीक है, तो इसी को नोट कर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसका, बाद में लिखते रहना है ना। ये स्लोप यदि हमको दो कोऑर्डिनेट दे रखे हो किसी स्ट्रेट लाइन के, है ना, तो भी तो हम स्लोप ऐसे निकाल लेते हैं ना, जैसे ये कोऑर्डिनेट दे रखे हो x1 y1 और ये दे रखे हो x2 y2, तो स्लोप निकालने का तरीका ये भी तो है यूनिवर्सल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यदि कोई स्ट्रेट लाइन हो तो। अब यदि इस जगह कोई दो कोऑर्डिनेट देंगे तो x1 x है या फ्रीक्वेंसी, तो x1 नहीं लिखेंगे ν1 लिखेंगे, x2 नहीं लिखेंगे ν2 लिखेंगे, और y कौन है यहाँ पे? स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो y1 नहीं लिखा आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2, ऐसे करके कोऑर्डिनेट आएंगे बस। तो क्योंकि तुम्हें पता है ये इसका स्लोप है, तो ये h अपॉन ई ही निकलेगा, किसी भी तरीके से निकाल लो h अपॉन ई ही आएगा। और y2 को लिख सकते हो आप v02, y1 को लिख सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1, x2 को लिख सकते हो ν1। तो स्लोप निकालने का एक तरीका, कहीं भूल मत जाना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी है, इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए इतने हिस्से का, ठीक है। बाकी तो सब तो आसान है, आप खुद भी कर जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, जहां मुझे रूपरेखा देनी है मैं वहां केवल रूपरेखा ही दूंगा, खुद सॉल्व करना बाकी। क्वेश्चन नंबर
13 कह रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज, वर्क फंक्शन दे रखा है 2.14 eV। ठीक है, आपको एक तो न्यू नॉट निकालना है इसका, ओके, दूसरा निकालना है। अब देखिए पहला तो बहुत आसान है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। पहले को तो आप एच न्यू नॉट से कंपेयर कर देना, पर ध्यान रखना जूल में कन्वर्ट करना पहले, तब न्यू नॉट हर्ट्ज में आएगी। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? आपको हिंट लिख देता हूं, W बराबर एच न्यू नॉट करना है बस, इसको जूल में कर लेना तब जाके ये हर्ट्ज में आएगी। अब दूसरा सवाल देखिए, वो थोड़ा मलूक है, उसको करा देता हूं। वो कह रहा है वो वेवलेंथ निकालो जिस वेवलेंथ को डालने से इफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ब्रॉट टू 0 बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट। मतलब इंसिडेंट वेवलेंथ क्या रही होगी यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट लगाना पड़ रहा है। तो यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट लगाना पड़ रहा है तो देखो मैं इक्वेशन बना के दे देता हूं। हम जब भी कोई एनर्जी डालते हैं तो वो दो पार्ट में जाती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन तो ये है ही है, वर्क फंक्शन तो ये है ही है, ठीक। तो अब इंसिडेंट एनर्जी को आप लिखिएगा एच सी अपॉन लेमडा इस बार, क्योंकि आपको इंसिडेंट वेवलेंथ निकालनी है। वर्क फंक्शन को 2.14 eV लिख दो, ये रहा। और अब आप बताइए जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 है तो काइनेटिक एनर्जी होती है ना EV नॉट, काइनेटिक एनर्जी EV नॉट होती है, तो 0.6 eV आएगा बेटा। अब करके देख लेना, मतलब उसे जूल में ना करके करोगे 0.6 eV आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद एच सी दे रखा है, लेमडा निकाल लेना। मैंने हिंट दे दी, नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा देख लेना, सिंपल है ये। आगे बढ़ने दो, क्वेश्चन नंबर 14। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज एफ नॉट। मतलब जिसे हम न्यू नॉट बोल रहे हैं उसे इस सवाल में हम एफ नॉट बोलना पड़ेगा, इस सवाल में एफ नॉट बोलना पड़ेगा, क्योंकि सवाल कह रहा है, अब कह रहा है वो व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f नॉट इज इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज v1। मतलब जब हमने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 2f नॉट डाली, जब हमने फ्रीक्वेंसी 2f नॉट डाली, देन निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की स्पीड v1 थी। जब हमने ये फ्रीक्वेंसी डाली थ्रेशोल्ड की दुगनी, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकले, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन निकले उनकी स्पीड v1 थी। और केस फर्स्ट, केस सेकंड, वो कह रहा है जब हमने when the frequency of incident radiation is increased to, जब हम 5f नॉट डाल रहे थे और ज्यादा डाली तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की स्पीड v2 थी, स्पीड v2 थी। तो आपको v1 और v2 का रेशियो निकालना है, v1 v2 का। तो देखो क्या करना है, जब हम किसी सरफेस पर, मेटल सरफेस पर एनर्जी डालेंगे तो वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसको एच न्यू लिख दूं, इसको एच एफ नॉट लिख दूं। अब थोड़ा सा पेन हो रहा होगा लेकिन कर लो सहन, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट पढ़ी है, और इस बार हमें न्यू नॉट को एफ नॉट बोलना है जैसा सवाल ने कहा है। और काइनेटिक एनर्जी को लिख लो हाफ mv स्क्वायर। डन करो पहले तो इस बात को। एक्चुअली इसको 1, इसको 2, इसको 3 नाम दो। फिर मुझे नहीं लगता इसमें कोई तकलीफ हुई होगी, कोई तकलीफ। चलिए अब देखिए, इस कंडीशंस को मैं फ्रॉम 1 and 3 मैं लिख देता हूं, शायद फ्रॉम 1 and 3 जो 1 में हमें दिया हुआ था उसको 3 में डाल रहा हूं। तो h की जगह h कितनी फ्रीक्वेंसी डाली गई है, 2f नॉट इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, एच एफ नॉट प्लस हाफ m v1 स्क्वायर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकले वो v1 स्पीड से निकले होंगे। ये 2hf नॉट, इसको इधर लाओगे तो hf नॉट रह गया ये, और ये हाफ m v1 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 4th। इसको सजा लेते हैं यहां पे। अब फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3, ये रही हमारी 2, ये रही हमारी 3। 3 बेस इक्वेशन है हमारी, 3 हमारी बेस इक्वेशन है जो होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो आइंस्टीन ने दी थी। अब जब हम फ्रीक्वेंसी 5f नॉट डाल रहे हैं तो h की जगह h,
न्यू की जगह 5f0 hf0। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अब इलेक्ट्रॉन v2 स्पीड से निकल रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन वही है तो मास तो वही होगा इलेक्ट्रॉनों का ना। हाँ, तो अब ये 5 और ये hf0 1, ये हो गया 4hf0। इसको इधर ले जाके घटाओगे तो ये हमारा हाफ है v2 स्क्वायर। ये फिफ्थ इक्वेशन, इसमें से डिवाइड कर दो, v1 v2 का निकालना था ना रेशियो। हाँ, तो बताना जब इसको इसमें डिवाइड करूंगा, फोर्थ डिवाइडेड बाई फिफ्थ, तो जब इसको इससे डिवाइड करूंगा hf0 कट जाएगा, 1/4 बचेगा। इसमें हाफ एम कट गया, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर, रूट निकाल ले लो इनका, तो v1 अपॉन v2 आ गया 1/2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 मैं थ्योरी के दौरान ही बता चुका था, ऐसे क्वेश्चनों को बताना, एक ग्राफ बी के लिए एक ग्राफ ए के लिए, बताना किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बीच में बताओ किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, ए का या बी का, जल्दी बताओ किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। अरे भाई देखो ये ग्राफों में अभी भी किसी का आंसर नहीं आया। ये जो ग्राफ है स्लोप सबका एक साथ आता है, ये स्टार्ट होता है जहां से वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ये बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो ज्यादा कौन सी है, ए ना, ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ए का वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 16, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल्ड, वेवलेंथ को डबल कर रहे हैं हम, व्हाट विल हैपन टू एनर्जी ऑफ फोटोन, तो भैया एस सी अपॉन लैम्डा होती है, जब वेवलेंथ डबल करोगे तो एनर्जी हाफ हो जाएगी, खत्म, एनर्जी हो गई हाफ। क्वेश्चन नंबर 17, इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन अ मेटल इज डबल्ड, इंटेंसिटी को 2i करेंगे हम, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो बताना व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। चलो आपसे जवाब पूछ रहा हूं, यदि इंटेंसिटी डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए, अपने सोच समझ के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जवाब दीजिए। यदि इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं हम, ट्वाइस कर दिए, वेरी गुड अर्जुन, वेरी गुड प्रियांशु, और लोगों से चाहूंगा जवाब, इंटेंसिटी ट्वाइस कर दिए, हर्ष दोबारा सोच, इंटेंसिटी ट्वाइस कर दिए, दोबारा सोचो, बाकी सबसे आंसर चाह रहा हूं मैं, यदि इसका आंसर नहीं दिया तो मैं आगे एक भी सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि तुम नालायक पने पे उतर आए हो, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना चाहते हो, कुछ भी। 3 लोगों ने आंसर दिए, उसमें 2 का ठीक था, एक हर्ष गलत हो गया। इंटेंसिटी, अच्छा एक मिनट, मैंने उस दिन इतने प्यारे प्यारे शब्दों में समझाया था, इंटेंसिटी का एग्जाम्पल बना बना के बताया था यार, कि माना ये इंटेंसिटी यार बढ़ रही है, तो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, एनर्जी वही रहती है। और ग्राफ में भी इंटेंसिटी देखना, I1 I2 I3 सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ये थी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही था। चलो हिंट दे दी मैंने, हिंट दे दी मैंने। अब बताओ इंटेंसिटी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अरे भाई अब तो बोलो। हाँ हर्ष ने ठीक कर लिया। चलो मैं इसमें कोई जवाब देने लायक स्थिति में पता नहीं क्यों नहीं जवाब दे रहे हो आप, परेशान कर रहे हो आप सिंपली। अरे भाई जब स्टॉपिंग पोटेंशियल हर इंटेंसिटी पे वही पाया गया था, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो वही होगी। हमको मैंने बोला था घंटा फर्क नहीं पड़ता इंटेंसिटीज को, काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा पिछला वाला वीडियो प्लीज दोबारा देखना, गंवार बना फैला रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत गंवार बना फैला रहे हो यार तुम तो, फॉर्मेलिटी सी लग रही है मुझे तो अभी ये सिलेबस कराना। 18वां क्वेश्चन, वो कह रहा है 2 मेटल हैं ए और बी, दोनों के वर्क फंक्शन दे रखे हैं, बी का ज्यादा दे रखा है, इनमें से किसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लोअर होगी। तो देखो वर्क फंक्शन आप खूब एच न्यू नॉट पढ़ लिया, अब ऐसे पढ़ लो, एस सी अपॉन लैम्डा नॉट पढ़ लो, है ना भाई। न्यू नॉट को ऐसे लिख सकते हो, तो लैम्डा नॉट किसके बराबर हो गया, एस सी अपॉन वर्क फंक्शन, तो ये तो कांस्टेंट, तो अब आपको आंसर आपका मिल जाएगा। उसने पूछा किसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम होगी, ये पूछे ना कम, किसकी कम होगी, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, वर्क फंक्शन ज्यादा दे रखा है बी का।
ऑन व्हाट फैक्टर डज द एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड? फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, कुछ भी बोल दो। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड वेरी विद वर्क फंक्शन? हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इंसिडेंट एनर्जी इक्वल जाती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में। अब गौर से सुनना, पहली बार एक सिचुएशन दे रहा है वो, यदि ये बदलने लग जाए तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बदलने लग जाए। अब बताओ, यदि टिकट महंगी हो जाए, सोचो यदि वर्क फंक्शन महंगा हो जाए, आप 10 रुपए लेके जा रहे थे और 3 रुपए टिकट में खर्च हो गए, 7 रुपए का खा लोगे, ठीक है। अब दूसरा सिनारियो, 10 रुपए लेके गए लेकिन टिकट महंगी हो गई है, टिकट 6 रुपए की हो गई है। तो जब वही एनर्जी, वही पैसे लेके महंगे हॉल में जाओगे तो खाने को कम मिलेगा ना। तो क्या ये लाइन समझ में आ गई? फॉर गिवन एनर्जी यदि वर्क फंक्शन बढ़ता है, देख मुझे बस हाँ या ना में जवाब दो, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं? यदि वर्क फंक्शन बढ़ता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, कम काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 21, ये सेकंड मीटिंग और कंटिन्यू कर लो, फिर कल ही देखेंगे, क्योंकि आप लोग आंसर तो दे नहीं रहे हो, वो तो फिर कल भी नहीं दोगे वैसे, इसका मतलब जब पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में कैपेबल है। फिर आगे क्या कर रहा है? हाउ विल द स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड? बताइए, जवाब दीजिए। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने लग जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या प्रभाव पड़ा था? तुम ग्राफ याद करो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था? क्योंकि तुम वैसे तो जवाब ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, आप जो मैंने आर्गुमेंट दिए थे उससे तो तुम ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉनों की इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ जाती है। हाँ जी बिल्कुल प्रियांशु, ठीक, एनर्जी बढ़ जाती है तो भैया काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। और देखो ग्राफ में भी दिख रहा है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा था। इसका एक्सप्लेनेशन देखें ना, मिल जाएगा। फिर वही है इंटेंसिटी, देखो सवाल वही है, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, मैं सीधे 25 पे जंप मार रहा हूं। एक सोर्स ऑफ लाइट है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी फोटो सेल से सामने रख दी, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी V0। मतलब समझना, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे ना, या फिर ये ऐसे समझो, ये ट्यूब है, वही वैक्यूम ट्यूब है, ये है ना, ये सोर्स है ऐसे, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दी, 50 सेंटीमीटर की दूरी से आ रहा है, फिर जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए था V0। कितना सवाल है यहां तक कि 50 सेंटीमीटर दूर रखे सोर्स से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 चाहिए था। सवाल ये है, यदि मैं इसको पास ले आऊं, 25 सेंटीमीटर पे ले आऊं, इसे खिसका के यहां ले आऊं, अब कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़ेगा? अब बताओ, इन्हें रोकने के लिए उसको पास ले आऊं तो मैं सिर्फ इतना किया है, अब कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा? कंजड़ हो गई तुम तो यार, बहुत कंजड़े हो। छूटते ही आंसर आना चाहिए था। जब हम किसी सोर्स को आगे या पीछे लाते हैं, हाँ अरण्या ने ठीक दिया, अर्जुन ने ठीक दिया, ए नाम वालों ने ठीक दे दिया, अरण्या अर्जुन, बाकी नाम के कंजड़े हैं। दीक्षा ने ठीक दिया आंसर, प्रियांशु ने शायद लगा के काम खराब कर दिया। देखिए जब हम किसी, चलो मैं हिंट देता हूं, किसी सोर्स को बहुत देर में आंसर आ रहे हैं, यदि मैं किसी सोर्स को किसी के पास ले जाऊं तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है उस जगह पर। अब ऐसे समझो, सोर्स को पास ले, इंटेंसिटी दो तरीके से बढ़ानी बताई थी मैंने इस जगह, या तो बल्ब 50 वाट से 100 वाट कर दो, बढ़ गई इंटेंसिटी, या 50 वाट के बल्ब को पास ले आओ। अच्छा मैंने देखा नहीं है। अब बताओ, सोर्स को पास लाने से अब इस पे ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ रही होगी, ठीक। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, याद करो।
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान, इससे बढ़िया तो मुझे कोई जहर खाकर मार दे। हे भगवान, देवा रे देवा, कैसे बच्चे हो तुम लोग। एक ही क्वेश्चन बस बदल बदल के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में, ठीक, वो क्या कह रहा है, 2 बीन्स। मेरा तो मन भी तोड़ दिया तुमने। अच्छा एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 32, 33 थोड़े और सस्ते लेते हैं सवाल, है ना, थोड़े और सस्ते लेते हैं। 32 क्वेश्चन है, हिम्मत सी हार गया मैं तो यार आज। ये सोर्स है, ये लाइट निकालेगा 10 की पावर 15 हर्ट्ज की लाइट निकालेगा, ठीक है। और इसकी लाइट दो जगह डाली गई, एक पी पर और एक क्यू पर। यहां पे लाइट डाली गई और यहां पे लाइट डाली गई, ठीक है। ये मेटल प्लेट पी है और ये क्यू है, मतलब इस पर भी वही फ्रीक्वेंसी आ रही है, इस पर भी वही फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब इसमें जो ऑब्जर्वेशन देखा गया वो बता रहा हूं। वो ये कह रहा है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं। अब आप बताओ आपके दिमाग में क्या घंटी बज गई होगी। वो कह रहा है जब ये लाइट, इस फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पर डाली गई तो इसने इलेक्ट्रॉन निकाले ही नहीं। तो इसका क्या मतलब, आप बन जाइए आइंस्टीन और या आइंस्टीन के बाद की पीढ़ी। हाँ हर्ष बिल्कुल ठीक। और बोलो भैया, यदि 10 की पावर 15 हर्ज भी इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रही, हाँ, तो इसका मतलब इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सुनो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पी तो पक्का 10 की पावर 15 से भी बड़ी होगी। इसकी जो टिकट है वो इससे भी महंगी होगी। समझ में आ गया। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि जब ये लाइट इस पे पड़ी तो इलेक्ट्रॉन निकला तो सही, बट जीरो काइनेटिक एनर्जी थी उसकी। जो इलेक्ट्रॉन निकला उसमें जीरो काइनेटिक एनर्जी थी, जीरो निकला लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। इसका मतलब ये बिल्कुल बनिए वाली फ्रीक्वेंसी आई है। पापा ने उतने ही पैसे दिए जितने आपको एक्स्ट्रा कुछ बचा ही नहीं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू वो एग्जैक्टली 10 की पावर 15 है। चलो कुछ तो बताया आपने। 33rd क्वेश्चन, ये बेटा अपने से करने से आएंगे आपको। 33rd, अच्छा मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूं, वे विद योर। जब हम ऐसे जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना। अब सवाल ये है, ठीक, जब हमने येलो लाइट डाली किसी पर, ये येलो लाइट डाली किसी मेटल सरफेस पे, येलो लाइट डाली ये वाली, ओके, ये वाली येलो, तो हमने पाया ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रही थी। क्रॉस मार दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, ओके। तो यदि येलो लाइट नहीं निकाल पा रही तो व्हाट कैन यू से अबाउट ऑरेंज एंड रेड, ये बताओ। सवाल भी पूछ लिया मैंने, समझा भी दिया। यदि येलो कलर की लाइट किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रही तो व्हाट कैन यू से अबाउट ऑरेंज एंड रेड। जो आप डेफिनेट आंसर दे सकते हो वो देना। येलो कलर की लाइट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले तो आप बताएंगे ऑरेंज और रेड पे से क्या हुआ होगा। क्यों नहीं देते हो यार आंसर, तुम लोग ढीठ हो गए यार, बहुत ढीठ हो गए। अर्जुन, राधिका, चलो राधिका ने दिया आंसर। मुझे लगता है आंसर की बाहर आ जानी चाहिए। हर्षदा ने दिया, मतलब पर चैट बॉक्स में आने चाहिए, कोई वेट करते रहो बस। हाँ यूशी, यदि येलो कलर नहीं निकाल पा रहा तो बेचारे ये तो और भी कमजोर हैं, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी तो और भी कम है, इनकी एनर्जी तो और भी कम है ना। ऐसे करके फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जब येलो कलर नहीं निकाल पा रहा तो ऑरेंज और रेड में कहां दम होगा। अब उसने पूछा ग्रीन के इधर वाले, येलो के इधर वाले कलर के बारे में क्या कहना है। इधर बारे में हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, वी आर नॉट श्योर। क्या पता येलो भी नहीं निकाल पाए, क्या पता ग्रीन भी नहीं निकाल पा रहा, बड़ी उसकी, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो जीत जाए इससे। तो हम जो श्योर थे वो आंसर दे दिया, येलो नहीं निकाल पा रहा तो पक्का ऑरेंज और रेड भी नहीं निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी में, ग्रीन कलर की लाइट डाली और इलेक्ट्रॉन निकल के सफलता मिल गई, उस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल गया ग्रीन कलर से। तो अब इन कलर के बारे में आपका क्या कमेंट है, मतलब ग्रीन कलर से यदि इलेक्ट्रॉन निकल पा रहे हैं तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस कलर। बिल्कुल अरण्या, हर्ष, वेरी गुड।
अर्जुन, कृति, बिल्कुल ठीक। ये सब बहुत और मजे से निकालेंगे, तो और रईस है, ये तो और रईस है, और उल्टा और काइनेटिक एनर्जी से निकालेंगे। और इनके बारे में जज्बाती होकर आंसर मत देना। आप ये मत सोचना अच्छा कि ग्रीन कलर निकालना है तो शायद येलो निकाल दे, उसमें शायद आ जाएगा ना, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट दीज कलर्स। चलो ओके, देखो मैं 2-3 क्वेश्चन करा के फिर छोड़ता हूँ, क्योंकि आपके बस की बात नहीं लग रही मुझे पढ़ने की। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 26, 27 और 28 बस, उसके बाद फ्री आप। देखिए क्वेश्चन नंबर, अरे ये मीटिंग, हाँ 10 मिनट बचे हैं इसमें भी, भैया देख लेना, मीटिंग चली भी जाए तो आना तो पड़ेगा इन 3 सवालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, 2 बीम है, एक रेड कलर की बीम है, रेड, और एक ब्लू लाइट की, ये ब्लू लाइट है, ब्लू, ओके। इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक सरफेस टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, 2 बीम्स ऑफ रेड एंड लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी, इनकी इंटेंसिटी सेम है, आर इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक सरफेस टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, विच वन ऑफ 2 बीम्स। अब सुनना, ये एक ही मेटल सरफेस पर डाली गई है। अब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बताइए। सिंपल सवाल है ये तो यार, ये तो यूं ही हो गया। मेटल सरफेस एक ही है, यानी टिकट एक ही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हर्ष, राधिका, दीक्षांत, राधिका, वेरी गुड, सही आंसर जा रहा है। प्रियांशु ठीक, और कौन है, अर्जुन, वेरी गुड। ये रईस है, बिल्कुल, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और मेटल सरफेस वही है ना। यहां से सोचना चालू करो, क्योंकि 27 और 28 थोड़े से ट्रिकी होंगे, थोड़े से। चलो बिल्कुल ठीक, ब्लू कलर क्योंकि थोड़ा रईस है ना, क्योंकि ऐसे समझो वर्क फंक्शन इसका 3 जूल है, 3 रुपए की टिकट है, तो ये यदि 10 जूल लेके आ रहा है तो ऑब्वियसली ये 15 जूल लेके आ रहा होगा। फिर आप एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करके देखोगे, पता चल जाएगा ब्लू ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के निकालेगा। 27th क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट लाइट इज इंसिडेंट ऑन 2 फोटोसेंसिटिव सरफेस। अब 2 फोटोसेंसिटिव सरफेस है, 2, और ये यूवी रे निकालने वाली कोई सोर्स है। अब इसकी लाइट यहां पड़ी, इसकी उसी की लाइट यहां पड़ी, मतलब एनर्जी, ये इंसिडेंट एनर्जी दोनों में सेम है, पर टिकट तो अलग अलग होंगी ना। तो उसने ए और बी नहीं बोला, उसने मैं और ए और बी बोल देता हूं। चलो, इसका वर्क फंक्शन W1 है और इसका वर्क फंक्शन W2 है, और लिखा हुआ है कि W1 W2 से ज्यादा, ये लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ है, यानी इसकी टिकट महंगी है। तो उसने बोला है, सेम वही क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट, इसको पूछने का अंदाज बदल दिया उसने बस। इन विच केस विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन बी ग्रेटर, किसमें निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। कैसे भी सोचिए बेटा, ए और बी में आंसर दीजिए। वेरी गुड राधिका, अर्जुन, हर्ष, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। अरण्या, दीक्षांत, अरे वेरी गुड। हाँ, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के निकले, बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि देखो, क्योंकि सेम सोर्स से निकल रहे हैं। तो मान लो ये 5 जूल, मान लो 10 जूल इधर जा रहा है और 10 जूल इधर जा रहे हैं। आप रफली भी देख सकते हो, मैथमेटिकली भी बता सकता हूं, ये 10 जूल, ये 10 जूल, क्योंकि एनर्जी तो सेम होगी ना। अब इसकी टिकट 3 रुपए की है मान लो, है ना, नहीं ज्यादा की है इसकी, तो इसकी यदि 3 रुपए का वर्क फंक्शन है, मान लो इसका वर्क फंक्शन 3 रुपए का है, 3 जूल, और इसका वर्क फंक्शन 5 जूल मान लेते हैं। तो अब 10 जूल में से 3 जूल तो निकालने में खर्च हो गए, 7 जूल की काइनेटिक एनर्जी आई। अब इसमें 10 जूल में से 5 जूल खर्च हो गए, 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी आई। तो आप देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी यहां ज्यादा है। लेकिन इसको आंसर कैसे दोगे, आंसरिंग कैसे करोगे, क्योंकि 10 जूल, 3 जूल, 7 जूल तो नहीं बोलोगे ना। इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में जाती है। तो भैया सीधी सीधी सी बात है, यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना लो, E माइनस डब्ल्यू। तो फॉर अ गिवन एनर्जी जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा घटेगा इसमें से, तो काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होगी, बस। अब लास्ट क्वेश्चन 28 लास्ट है आज का। रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ν1 एंड ν2 आर इंसिडेंट ऑन 2 फोटोसेंसिटिव मटेरियल। अब यहां पे कहानी क्या है, मेटल भी अलग है, इनका वर्क फंक्शन W1 है, इसका W2 है, और वर्क फंक्शन इसका ज्यादा है,
मतलब ये टिकट थोड़ी महंगी है। और इन पर लाइट भी अलग अलग आ रही है, अलग अलग आ रही है लाइट। जैसे इसमें तो सेम सोर्स से आ रही थी, तो इस बार डिसीजन ये मत लेना कि दोनों की एनर्जी सेम होगी। हो सकता है कोई रईस हो। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज सेम इन बोथ केस। अब हुआ ये सिनेमा हॉल महंगा है, ये थोड़ा सस्ता है। अब उसने कहा है कि दोनों में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, सेम है काइनेटिक एनर्जी। तो माना यदि इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू1 है और ये न्यू1 फ्रीक्वेंसी के फोटोन आ रहे हैं, ये न्यू2 फ्रीक्वेंसी के फोटोन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन ये पूछा है कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। यदि बावजूद इसके कि ये महंगा सिनेमा हॉल था, लेकिन इसने भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकाले, इसने भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, तो इनमें से कौन रईस होगा, महंगा होगा, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, बिल्कुल अरण्या ठीक। हर सोच पा रहे हो, अब तो जवाब दे रहे हो आप लोग गाली खा के। हाँ, क्योंकि बिल्कुल ठीक वैभव प्रियांशु, सोचने वाले सोच गए। उन्होंने ये सोचा होगा यार ये महंगा सिनेमा हॉल है, महंगा, उसके बावजूद भी उतना ही खा पा रहे हैं जितना ये खा पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये और रईस है। और इसको लेकिन आंसरिंग कैसे करेंगे, तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस वाले फॉर्मूले को। जब h न्यू 1 जाएगा तो वर्क फंक्शन 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। बोलो इधर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, इधर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। h न्यू 2 W2, पहले ये बताइए, आंसर देने की एक और तमीज जनरेट करवा देता हूं। h न्यू 1 आने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन में काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, और अब आने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में जाएगी। लिखने को मैं Ke1 Ke2 लिख सकता था, पर सवाल में ये सेम दे रखे थे। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, h न्यू 1 माइनस W1। यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, h न्यू 2 माइनस W2। आपका हो सकता है और कोई तरीका हो देने का, जरूरी नहीं कि वो गलत हो, ठीक है। मुझे जो क्लिक कर रहा है इस समय में मैं वो बता रहा हूं। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो इक्वेट कर रहा हूं मैं, इक्वेट कर रहा हूं मैं h न्यू 1 माइनस W1, h न्यू 2 माइनस W2 हो गया। बोलो भाई, जब दोनों की के ही निकलने वाली बराबर है तो h न्यू 1 माइनस W1, h न्यू 2 माइनस W2 बराबर हो गया। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो h न्यू 1 माइनस न्यू 2 इक्वल टू W1 माइनस W2। अब देखना आंसर, ये दे रखा है ना हमें W1 W2 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये आंसर आने वाला है पॉजिटिव। भाई जब ज्यादा में से कम घटाओगे तो पॉजिटिव ही तो हुआ, ज्यादा में से कम घटाओगे तो पॉजिटिव हुआ। अब मुझे बताइए, जब न्यू h भी पॉजिटिव है, इसका मतलब न्यू 1 माइनस न्यू 2 पॉजिटिव आंसर आ रहा है। न्यू 1 माइनस, तो किसी में से किसी को घटाने पे यदि कोई पॉजिटिव आए तो न्यू 1 न्यू 2 से बड़ा है। और जरूरी नहीं है मेरे तरीके से करो, आपको कुछ और तरीका जनरेट हो रहा हो आप उससे कर दीजिएगा। ओके, चलिए बेटा अपने आप पढ़िएगा और डाउट पूछिएगा पहले, अगली क्लास में जब मैं आऊं, पहले जो शीट दी है मैंने, पहले डाउट पूछेगा। परसों वो कल ही है, ये कल खत्म है ये चैप्टर।